हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। कल के दिन होने वाला है बजट का दिन, यानी कि इवेंट का दिन। और ऐसे में कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत। देखो, बजट जनरली दो तरीके का होता है। एक होता है देश का बजट, दूसरा होता है आम लोगों का बजट। मैं हमेशा यही बात करता हूँ जब भी बजट होता है कि हमें बजट में एक ही सिनेरियो ज्यादा देखने को मिलेगा, या तो बजट में देश की तरक्की के ऊपर वहां पर ज्यादा एलोकेट किया जाता है, या फिर नॉर्मल जो आम पीपल मिडिल क्लास लोग होते हैं उन्हें वहां पर कुछ देने की बात करी जाती है। जनरली हमने जितने भी इस सरकार में यानी कि मोदी सरकार में बजट देखने को मिले हैं वो सिर्फ देश के बजट देखने को मिले हैं। तो ऐसे में कल का बजट कैसा रहेगा, देखो क्या होगा, क्या चल रहा है, क्योंकि क्या रूमर्स चल रहे हैं या ऐसा हो सकता है, इसकी एक्सपेक्टेशन है कि जहां पर इनकम टैक्स में हमें छूट मिलेगी या टीसीसी की डिडक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। देखो सिंपल सी बात बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। हम जहां पर जो मर्जी बोलते रहे, पता हमें कल ही लगेगा कि क्या होने वाला है बजट में, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो जिन बातों पर हमें कंफ्यूजन हो, बिना फालतू में उन चीजों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बट हाँ, बजट को देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और बजट के साथ साथ मार्केट को भी देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। तो हमें बजट को भी देखना है और मार्केट को भी देखना है। बट इवेंट डे पर हम कोई भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं करते हैं, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन में, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। स्पेशली अगर हम न्यू ट्रेडर्स हैं या हमें एक्सपीरियंस की कमी है, तो वहां पर तो हमें ऐसे टाइम पर मार्केट से दूर रहना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्केट ही ना देखें, मार्केट को देखो, बट वहां पर हमें ट्रेडिंग नहीं करनी होती। अगर हम एक्सपीरियंस है तो उनका अपने ऊपर कंट्रोल होता है, किस तरीके से उनको अपना रिस्क लेके चलना होता है, तो वहां पर उनकी अलग सिनेरियो आ जाता है। बट न्यू इन्वेस्टर्स का जनरली उनके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है, तो इस वजह से उन्हें थोड़ा सा वहां पर एक दो दिन होते हैं जहां पर नो ट्रेड इज द बेस्ट डे स्ट्रेटेजी यूज होती है। बट कल के दिन कैसी रहेगी मार्केट, उसे स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ एक आईपीओ सेंस्टार आईपीओ की होने वाली है क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन। और एक एसएमई आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग तनवल ई मोटर्स, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। उन सभी फैक्टर्स को हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का डीआई और एफआई डाटा देखते हैं, तो वहां पर डीआई ने 1652 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआई ने 3444 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है। अब अगर हम आईपीओ की बात करते हैं, सेंस्टार आईपीओ की, देखो यहाँ पर ना दो माइंडसेट निकल कर आते हैं। एक आता है हमारा डिफेंसिव माइंडसेट और एक आता है हमारा अग्रेसिव माइंडसेट। मतलब कि अगर मार्केट में उल्टा फुल्टा कुछ भी होता है जिसकी वजह से मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है, तो वहां पर हम अग्रेसिव होकर चलते हैं। और अगर हम डिफेंसिव हैं तो वहां पर हल्का फुल्का अगर लॉस हो भी जाए तो हमें दिक्कत नहीं होती। तो ये हमारे दो माइंडसेट आ जाते हैं। तो ऐसे में उन सभी चीजों को एनालिसिस करते हुए, उन सभी चीजों को माइंड में रखते हुए कि अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा वैसा होता है जिससे मार्केट में दिक्कत आती है, मार्केट की नीयत बिगड़ती है, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करता। अदरवाइज मैं इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। अगर मैं कंफर्मेशन के लिए बात करूं, अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनआई की तरफ से भी 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं इसे इजिली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा, और अपने डिसीजन को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलेगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तनवल ई मोटर्स एसएमई आईपीओ की, पर्सनली मुझे यहाँ पर इसके दो लोट एलोट हुए हैं। अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, देखो जिस तरीके से इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं गई थी, डिमांड इतनी नहीं गई थी, तो वहां पर इसके जीएमपी में हमें दिक्कत देखने को मिली है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है, जिस काम की वजह से मैंने पर्सनली इस आईपीओ को अप्लाई किया था। बट वहां पर दिल और दिमाग दोनों सिचुएशनें चल पड़ी थी कि दिल कह रहा था कि इस आईपीओ को लगाते हैं, दिमाग कह रहा था नहीं लगाना क्योंकि वहां पर सब्सक्रिप्शन नहीं जा रही है। बट मैंने भी पर्सनली वहां पर अपने दिल की सुनी और इस आईपीओ को अप्लाई किया। बट फिर भी अगर मैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, जो मेरा हमेशा रूल होता है कि जैसे ये एसएमई आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग इन लेना, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। और ऐसा रूल क्यों है, क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम।
हाउ एवर अब फ्रंटली हमें जितने भी एसएमई आईपीएस देखने को मिले हैं वहां पर हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, बट अपर सर्किट में जहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है वहीं पर लोअर सर्किट में हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। तो मैं बस इस सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि जहां पर मेरे पास 2 एसएमई आईपीओ अलॉट हुए हैं, अगर छोटा मोटा लिस्टिंग गेन होता है या छोटा मोटा लॉस होता है तो वहां पर मैं इसे इजीली एग्जिट कर जाऊंगा। बट अगर एक अच्छा लिस्टिंग गेन मुझे देखने को मिलता हुआ, जैसे कि लाइक 60% से ऊपर का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं एक लोड को एग्जिट करके हो सकता है कि सेकंड लोड को मैं ट्रेल करने की कोशिश करूं, बट वो मेरा रिस्क फैक्टर था जिसके बेस पर मैं सेकंड लोड को ट्रेल करने की कोशिश करने वाला था, बिकॉज क्योंकि मैं अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर मुझे ऑलरेडी एक आईपीओ जिसे मैं बुक कर जाऊंगा उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बट फिर भी कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, हमारी नॉर्मली बात होती है 24,440 के लेवल की। स्पेशली कहा था एक बार अगर इस लेवल को काटता है और जैसे इसको रिक्लेम करेगा हम वहां पर एंटर हो सकते हैं और वहां से हमें अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। वैसे ही हमें कट कॉपी पेस्ट देखने को मिला और वहां पर हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की मूव मिल चुकी थी। उसके बाद मार्केट ने टाइम पास किया जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी एंट्री दोबारा से नहीं हुई थी बिकॉज हमारे लेवल नहीं आए थे। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि कल होने वाला है इवेंट डे, तो ऐसे में मैं जनरली उस दिन लेवल डिस्कस नहीं करता हूँ, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमें मार्केट में 24,235 का लेवल या फिर कंफर्मेशन के लिए 24,150 का लेवल मार्केट काटती है, तो वहां पर हमें मार्केट में दिक्कत देखने को मिल सकती है, जहां पर ये हमारी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन या शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए थोड़ा सा कॉशननेस बढ़ जाता है। तो ये हमारे बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है इमीडिएट बेसिस पर। और उसी के साथ साथ देखो फर्स्ट हाफ की बात करूं, अच्छा रह सकता है, वहां पर एक अच्छा गैप हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मार्केट वहां पर टाइम पास करता है और फिर हमें रिवर्सल के साइन शो करता है और मार्केट अपना 460 का लेवल अगर कट करती है, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। तो वहां पर हमारी अगर एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 30 पॉइंट्स का होता है। मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं बिकॉज मुझे ये चीज पसंद ही नहीं है, और सबको पता है कि जहां पर प्रॉफिट कम और लॉस हम ज्यादा ही करते हैं, तो इस वजह से मैं तो इन चीजों से दूर रहता हूँ। बाय द वे हमने जहां पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव पर, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।